हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के छात्रों के लिए साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो सीधे आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में एकदम 100% पूछेगा, क्योंकि ये हमको बोर्ड के द्वारा मिला हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब भी बोर्ड सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है तो उस समय जो पेपर लीक हो जाता है ना, वही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा है। एकदम 100% आपको श्योर के साथ अच्छे से याद करना, पूरा रातों रात आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। अगर आपको 48 में 40 सही करना है तो यही वो वीडियो है जहां से आप 48 में 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बिना आपका टाइम गंवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, पूरा आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, नजरअंदाज मत करना, चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो, पूरा याद करना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा बोर्ड के द्वारा मतलब कि बोर्ड का ही लोगो है और यहाँ से आप लोग को यकीन होगा कि हाँ ये बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बच्चा लोग इसका आंसर होगा सी नंबर पीतल। पीतल का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। और एक और क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है जहाँ पर ऑप्शन में रहता है मिट्टी, तो मिट्टी और पीतल ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप लोग आंसर याद रखना, पीतल और मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दिया है पीतल, तो हम लोग पीतल पर टिक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जस्ट अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश का अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो बच्चा लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता कि प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं, तो घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यही बोर्ड का तो नियम है कि क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है और बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए नंबर 2। प्रकाश के अपवर्तन कितने होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि उसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। बच्चा लोग कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह भाग कौन सा है बच्चा लोग। तो याद रखना वो भाग आपका रेटिना है। आप लोग समझते हो रेटिना को एक और नाम देते हैं दृष्टिपटल कि ना, रेटिना के एक और नाम क्या देते हैं, दृष्टिपटल। आप लोग याद रखना। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो देखिए किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपन साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला होगा साइन आई अपन साइन आर। सभी विद्यार्थी याद रखना, यही क्वेश्चन होगा। 4 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। नजरअंदाज मत करना, पूरा एकदम हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आप लोग दुनिया के सबसे रियल हीरो अपने पापा को मानते हो तो सब कोई अपना अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना। और देखते हैं कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो अपने पापा से प्यार करते हैं और अपना नाम इस कमेंट बॉक्स में हमको देते हैं। सबका मैं कमेंट देखूंगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे लोग 5 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। तो बच्चा लोग आप लोग को एक फार्मूला बताए थे, गोलीय दर्पण में R बराबर F/2 होता है, नहीं F बराबर R/2 होता है। क्या होता है बच्चा लोग, F बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, नहीं इसको बनाना नहीं है। देखिए कंफ्यूज कर दिया ना आपको, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको याद होगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। तो यहाँ पर 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पर लेंस में भी होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से गौर करना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ अंक दे दिया है कि बच्चा सोचेगा कि ए बराबर R/2 पर बनेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है कि वो दर्पण कैसा होगा। ठीक है, तो आंसर याद रखना, 5 का आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, ऑप्शन नंबर ए में दिया परिवर्तन, विवर्तन,
अपवर्तन या फिर ध्रुवण। तो देखिए बच्चे लोग 6 का आंसर होगा सी नंबर, प्रकाश के अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। ठीक है, सब लोग याद रखना, 6 का आंसर होगा अपवर्तन। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, जो मैं आपसे पूछ रहा था ना, जो मैं बता रहा था वही क्वेश्चन पूछ दिया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखना यहाँ पर 7 का आंसर क्या होगा? ऋणात्मक। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होती है। तो आंसर क्या होगा? 7 का ए नंबर होगा। जिस भी स्टूडेंट को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, आप लोग जुड़ जाना। जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे उन्हीं को मैं एग्जाम तक हर विषय में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किए तो वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ही दिया। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो मैंने आपको बताया था ना, क्या f बराबर r/2 बताए थे ना। तो देखिए इसमें f बराबर r/2 कहीं दिखाई दे रहा है, a बराबर i/2, f बराबर r/2 नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको हम बनाएंगे ना, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2f = r मिल जाएगा, जो हमको यहाँ पर बी नंबर में मिल जाएगा। यानी कि इसी से बना है, इसी से ये बी नंबर वाला हमको प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हैं r बराबर 2f, तो r बराबर 2f मिला है ना, यहाँ से आप निकालिएगा f का मान, तो r/2 मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर सही होगा। सही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। एक्चुअली में क्या होता है ना, एक बच्चे को मैंने बताया था कि एक फार्मूला याद रखना, a बराबर r/2, ये एग्जाम में पूछेगा। और एकदम पहले ही नंबर क्वेश्चन पेपर के पहले ही में यही क्वेश्चन पूछ दिया था, लेकिन क्वेश्चन इसको क्या कर दिया था, 2f = r दे दिया था। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज होकर r बराबर a/2 पर टिक लगा दिया था। उसको लगा था कि a बराबर r/2 हम याद किए हैं, तो कंफ्यूज हो गया था। अब बताइए जाना हुआ क्वेश्चन आप गलती कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो बताइए कैसे अब एग्जाम में अच्छे नंबर लाइएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था वो गलती कर दिया, तो आप लोग समझ सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे लोग, r बराबर 2f, यानी कि इसको करोगे तो f बराबर r/2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ें। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता है नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। नाइक्रोम का हम लोग उपयोग करते हैं, कोई आपत्ति नहीं ना है। चलिए वेरी गुड। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो बच्चा लोग याद रखना 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, जो ऑप्शन में आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किलोवाट पर घंटा एक इकाई है, किलोवाट पर घंटा इकाई होता है किसका? ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की, या फिर विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा तो होगा नहीं, क्योंकि विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के सही मात्रक एम्पियर होती है। तो ये तो होगा नहीं डी नंबर। लेकिन 11 का आंसर आप लोग जानते हो, शक्ति होगा। शक्ति की ही होती है, शक्ति की ऑलरेडी वाट भी होती है, लेकिन शक्ति की किलोवाट पर घंटा भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अपन का कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बच्चा लोग आप लोग याद रखना, उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। ये क्वेश्चन एकदम मतलब ना समझ लीजिए, किसी को कितना भी मारो उसका आदत नहीं सुधरेगा। ठीक वैसे ये भी क्वेश्चन है, कितना भी मतलब कि कोशिश करो, ये क्वेश्चन आता है हर साल। तो इस साल भी दे दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को। ठीक है, वोल्ट मीटर याद रखना क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो 13 का आप लोग ये आंसर याद रखिएगा, समानांतर क्रम में। किस में जोड़ता है? समानांतर क्रम, यानी कि 13 का आंसर क्या होगा? बिन। समानांतर क्रम का मतलब होगा पैरेलल। जैसे मान लेते हैं ये बी हो गया, तो ए बी के एक पैरेलल क्या होगा? ए बी का पैरेलल मान लेते हैं कोई आपका हो गया सी डी। ठीक है, तो ऐसे पैरेलल जोड़ा जाता है, पैरेलल। ठीक है, जिसको हम लोग समानांतर क्रम भी बोलते हैं, और श्रेणी क्रम को सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? समानांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है
14 नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो 14 का आंसर श्योर आप लोग याद रखिएगा, वोल्ट मीटर। क्या होगा जी? वोल्ट मीटर। मैं आपको एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। एग्जाम में कभी भी एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा जाता है, भले ऑप्शन आप 1 बार पढ़े लेकिन क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन को अगर 2 बार नहीं पढ़ेंगे तो श्योर आपका आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग उस एग्जाम से झेल चुके हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आपको एक एग्जाम ना देना है, मैं कई सारे एग्जाम दे चुका हूँ, इसलिए मैं आप सभी को सतर्क कराता हूँ कि आप लोग ना एक क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा। हो सकता है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ने में उसका आंसर ना मिले, अगर दूसरा बार पढ़े तो उसका आंसर मिल सकता है। दूसरा बार ना तो तीसरा बार जरूर पढ़िए, आधा आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ना, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखना, ये आपके फिजिक्स के लगता है कि लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमको जहाँ तक लगता है स्थितिक ऊर्जा होगा, ये आपका डी नंबर वाला होगा, स्थितिक ऊर्जा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन भी हर साल पूछता है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आपके घर में जो विद्युत बल्ब होती है ना उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस, वायु गैस, निष्क्रिय गैस या फिर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं नाइट्रोजन गैस भी, ठीक है, लेकिन आपको पहले बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो मेरे को तो पता है निष्क्रिय गैस। क्या होगा? 16 का आंसर क्या होगा? ठीक है, 16 का आंसर ए नंबर होगा, नाइट्रोजन गैस बिल्कुल होगा। अब बहुत लोगों का कहना है कि नाइट्रोजन गैस, ठीक है बिल्कुल है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, ठीक है, कोई बात, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ऐसा नहीं है। हाँ चलिए, निष्क्रिय गैस में सब आते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसको अच्छे से समझना है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? नीले को लाल कर रहा है तो समझिए नीले को लाल कर रहा है यानी कि वो अम्लीय में जाएगा, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम यानी कि 6 हो गया, 5 हो गया, 4, 3, 2, 1 ऐसे मतलब कि होगा 6, मतलब कि 7 से कम। तो 7 से कम इसमें देखिए तो कहाँ है? 7 से कम एक ही है यहाँ पर 2, बाकी तो सब 7 से ज़्यादा हैं, 7 हैं। तो समझ लीजिए तो 7 तो होगा नहीं, 7 से कम अम्लीय विलयन का मान होता है तो 7 तक कभी नहीं होगा, और 7 से अधिक जो 9, 10 है ये भी कभी नहीं होगा। तो जब 9, 10 होगा ही नहीं, 7 होगा ही नहीं, तो बचेगा क्या? 2। तो हम लोग 2 पट्टी लगा देंगे, और 9, 10 तो ये क्षारीय को दर्शाएगा, 7 जो है वो उदासीन को दर्शाएगा, लेकिन जो 2 है ना ये अम्लीय विलयन को दर्शाएगा। इसलिए याद रखना, जब नीले को लाल करेगा तो अम्लीय होगा, अगर लाल को नीला करेगा तो क्षारीय होगा, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो आपको लगता है 8 क्लास में भी, 9 क्लास में, 10 क्लास में, 11, 12 और आगे के बहुत सारे क्लासेस में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? देखिए बेंजीन का नाम आप लोग सुने होंगे, 6 मैंने बोला था ना, 6 याद रखना, C6H6 आप लोग याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, यहाँ पर आपको C नंबर में देखने को मिल जाएगा। इसका जो आकार होता है ना, इसका जो फिगर बनता है ऐसे करके फिगर बनता है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, आगे आपको पढ़ने को पूरा मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके आपको फिगर इसका देखने को मिल जाएगा। तो बेंजीन आप लोग याद रखना C6H6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताना है। कल के लाइव में शायद ये क्वेश्चन आपको बताए थे, इथाइल अल्कोहल का उपयोग नाम क्या है? जिसके पास दिमाग होगा वही स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है। इथाइल अल्कोहल का उपयोग नाम है, देखिए इथाइल अल्कोहल का उपयोग नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया ना, वही होगा इथेनॉल होगा। यहाँ पर देखिए सब अलग है, ये अब देखिए इथाइल अल्कोहल में क्वेश्चन में ऊपर ऐसा चिन्ह दिया गया ना इथाइल अल्कोहल में, और साथ में बी नंबर में ऑप्शन में देखिए इथेनॉल के भी ऊपर ऐसा चिन्ह दिया गया ना, तो समझ लीजिए कि इसमें बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा चिन्ह नहीं है, इसी में यही है जो क्वेश्चन से मेल खा रहा है। तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कितने बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना समझ गए तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बच्चे लोग अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र होता है? निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र होता है? देखिए CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र होता है? ये एल्केन का होता है। एल्केन जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, ये एल्केन का आणविक सूत्र होता है CnH2n, एल्केन का आणविक सूत्र कहलाता है। किसका? एल्केन का आणविक सूत्र कहलाता है। आप लोग गलती मत करना, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न का आ रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या। देखिए लोहा को हम लोग Fe से दर्शाते हैं, यानी कि Fe इसका संकेत होता है, और परमाणु संख्या 26 यानी कि 26 होता है। क्या होता है? 26 होता है। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 26। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन का आ रहा है 22 नंबर, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, तो निकेल एवं क्रोमियम। क्या होगा? निकेल एवं क्रोमियम। 22 का आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, 22 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो सब कोई बता सकता है, मेरे को पता है कि सब किसी को इसका आंसर पता होगा। पीतल है। देखिए पीतल क्या है? पीतल देखिए बच्चे लोग, पीतल एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है? पीतल एक मिश्र धातु होता है। धातु अधातु उपधातु नहीं होगा, पीतल एक मिश्र धातु होता है। इसको नज़र में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे देता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। क्या आप पहचान सकते हैं? 24 नंबर में कह रहा है कि कौन यौगिक अम्ल है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? सब यौगिक दिया है, लेकिन आपको पहचानना इसमें से अम्ल कौन है। अम्ल इसमें से कौन होगा आपको पहचानना है। तो देखिए जी 24 का तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आपको बता देते हैं इसके बारे में। H2SO4 एक अम्ल होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। यह एक प्रकार का अम्ल है, बाकी सब अम्ल नहीं है। यही जो ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका एक अम्ल है। H2SO4 एक अम्ल होता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर यानी कि 25। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा लोग ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? 25 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना, तो हम लोग 25 का सही उत्तर क्या देना चाहेंगे? हाँ वेरी गुड, 25 का आंसर होगा हल्दी। ठीक है, जो आप लोग सब्जी बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं हल्दी का उपयोग करते हैं ना, वो क्या है? वो प्राकृतिक सूचक है, उसको हल्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्दी। जो पीला टाइप का होता है, आप लोग सब्जी बनाते हैं तो इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, चलिए भले ही आप लोग अभी सब्जी नहीं बनाते होंगे, लेकिन आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं ना, तो आपको बाहर जाकर पढ़ना होगा, तो आपको खुद से खाना बनाना पड़ेगा, खुद से सब्जी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देख लेना, मेरा वादा है कि अगर आपको आगे और पढ़ाई करनी है तो आपको खुद से खाना बनाकर खाना होगा, बाहर जाइएगा तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर है जी आपका। सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि याद रखना, ये वाला पूछता है एग्जाम में। सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक यौगिक का क्या नाम होता है? तो एल्कोहल होता है। एल्कोहल देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। सबका मैं चिन्ह बता देता हूँ, बट 26 का आंसर होगा बी नंबर, जिसका संकेत OH होता है। एल्डिहाइड दिया तो इसका संकेत CHO होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHO। अम्ल होगा तो इसका COOH हो जाएगा। कीटोन होगा तो क्या होगा? CO होगा। ठीक है, ऐसे CO होगा। आप लोग याद रखना, सब चारों का सिंबल याद रख लेना। चारों का सिंबल मैंने यहाँ पर आपको संकेत दे दिए हैं, आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो रही तो स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर लिख लो। यही समय है, एग्जाम के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए तो मैं आप सभी को बार बार यही सतर्क कराते रहता हूँ कि आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा खेल कूद लिए, लेकिन 2 महीना खेलने कूदने का नहीं है, अपना रिजल्ट बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि सब कोई पूछेगा कि तुम्हारा 10th में कितना नंबर आया, कोई नहीं पूछेगा तुम 11th में कितना पढ़ाई की हो, 11th में कितना तुम्हारा मार्क्स आया, कितना नंबर आया। हर कोई पूछेगा 10th में कितना नंबर आया। अगर बोल दोगे फर्स्ट डिवीजन है तो गर्व से कहेगा हाँ यार अच्छे से पढ़ाई किया है, इसलिए तो इसका फर्स्ट डिवीजन आया है। लेकिन अगर फर्स्ट डिवीजन के अलावा सेकंड भी बता दिए ना, तो थोड़ा वो नर्वस हो जाएगा, यानी कि आप भी नर्वस हो जाएंगे। तो याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे रिजल्ट के बारे में, तो आप लोगों को फर्स्ट डिवीजन के अनुसार आपको आंसर देना है कि मेरा फर्स्ट डिवीजन है, मेरा 400 है, मेरा 380 है, मेरा 450 है। ऐसे आप लोगों को जवाब देना है। ये नहीं कि मैं पास हो गया, ये नहीं कि मेरा सेकंड डिवीजन है, ऐसा नहीं। मेरे को केवल सुनना है फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है बच्चा लोग? याद रखना, डी नंबर का इथाइन देता है, इथाइन। ठीक है, इथाइन का मतलब कि इथाइन बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ, यानी कि जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, H2O। जब आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होता होगा ना, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होता होगा, अगर आपका मौखिक लिखित होगा तो उस समय मौखिक में ये पूछ लिया जाता है H2SO4 जल का अणुसूत्र क्या होता है। क्या होता है ना, एक समय हम लोग का जब हुआ था ना, तो स्कूल में पूछ दिया था, एक टीचर ने मेरे से पूछा था कि बताइए जल का अणुसूत्र क्या होता है, तो मैंने बताया H2O। बोला सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, तो H2SO4
ऊपर बता दिया, उसके ऊपर से ग्लूकोज का, चीनी का, सबका सब बता दिया, क्योंकि ये तो आसान है और यही सब आसान आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। अगर आपके यहाँ प्रैक्टिकल होता होगा तो आप लोग याद रखना, ये सब सूत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, उसमें सारे सूत्र मैं आपको केमिस्ट्री का दे दूंगा, जो भी फॉर्मूला है सब आपको दे दूंगा, ठीक है। बट आप लोगों का साथ चाहिए, सब लोग वीडियो को लाइक करना यार, ईमानदारी से आप लोग वीडियो को लाइक करना, सब लोग ईमानदारी से लाइक करना, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 होती है, यानी कि 3 होती है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 28 का आंसर क्या होगा? सी नंबर 3 होती है। जबकि अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, यहाँ पर धातु का नाम पूछा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, धातु का मतलब क्या हुआ? पारा मरकरी। आंसर होगा ए नंबर, पारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में मरकरी के नाम से जानते हैं। अगर अधातु पूछे, यहाँ पर धातु की जगह केवल अधातु दे देता तो ब्रोमीन हो जाता, लेकिन अधातु तो नहीं दिया है, धातु दिया है, तो पारा होगा, यानी कि मरकरी। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया, जिसका अणु सूत्र CH4 होता है। सब लोग याद रखना, इसमें 4 बॉन्ड पाए जाते हैं, ऐसे 1 2 3 4, ये H हो गया, ये भी H हो जाएगा, ये H, यानी कि 1 2 3 4, इसमें 4 बॉन्ड पाए जाते हैं। ये सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन याद रखना, जिसका सूत्र होता है CH4, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन का आ रहा है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड कौन है? निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? यानी कि क्षारीय ऑक्साइड पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा ना तो डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड, आंसर क्या है? डी नंबर दिया, सोडियम ऑक्साइड, यही आपका क्षारीय ऑक्साइड होगा, ठीक है। सब लोग अच्छे से याद कर लेना एक एक क्वेश्चन को। नहीं याद हुआ 2 बार वीडियो को देखना, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पैसा मैं थोड़ी ना ले रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का आप लोग नाम सुनो। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग होता है। बेकिंग सोडा का अणु सूत्र आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, जिसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो जिसका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग बेकिंग पाउडर में करते हैं, आप लोगों को पता है। और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया, सोडियम बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है, तो बच्चा लोग याद रखना, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा एवं टार्टेरिक अम्ल का मतलब क्या होता है? मिश्रण होता है। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप लोग को पता है ना, टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल किस में? सिट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल जैसे कि चिट्टी के डंक में पाया जाता है, सिरका, ये सब, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, ये सब आप लोग याद रखना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर। देखिए मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा, हर वीडियो आपको प्राप्त होगा, हर वीडियो, ठीक है, हर विषय का, ठीक है। तो यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, ठीक है। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो 33 का हम लोग आंसर टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, नहीं एक मिनट, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा? रॉबर्ट हुग, एक मिनट, न्यूक्लियस शब्द, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हमको हो रहा है, ये नहीं होगा, डी नंबर, सी नंबर भी नहीं होगा, ए बी में से कोई इसका आंसर होगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन हमको लगता है कल लाइव में बताए थे, वहाँ पर रॉबर्ट हुक बताए थे या फिर रॉबर्ट ब्राउन बताए थे। देखिए तो एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ये तो क्वेश्चन आपको बताया था ना, स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है, आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, चल सही है, इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन होगा। 33 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सब लोग याद रखना, 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। और ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? 34 का तो बता दिए, स्टार्च। और 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी या किन के द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा शायद लिखी गई थी। 35 का आंसर क्या होगा? डी में शायद नहीं, 100% रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। आंसर याद रखना, रॉबर्ट हुक के नाम से यह पुस्तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है जी, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है?
पौधों और कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है जी? कोशिका विज्ञान कहलाता है। आंसर 36 का बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है। ये जो 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसको भी बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए। मानव हृदय घिरा हुआ है, याद रखना, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। आंसर होगा ए नंबर, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। बहुत लोग जाइलम, प्लाज्मा, फ्लेम पर टिक लगाएंगे, लेकिन आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है आपका, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केमोट्रापिज्म। ठीक है, केमोट्रापिज्म आंसर होगा। आंसर क्या होगा 38 का? बी नंबर, केमोट्रापिज्म होगा। ठीक है, सब लोग याद रखना, आंसर होगा 38 का बी नंबर जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो बच्चा लोग 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 से 20 दिन। बहुत किताबों में 16 से 20 दिन भी दिया होगा, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक लगा देना। 16 से 20 दिन भी, 12 से 20 दिन भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो काफ़ी गरीबी से भी गुजर रहे होंगे, बहुत ऐसे लड़के होंगे जो मिडिल फैमिली से भी गुजर रहे होंगे, और बहुत ऐसे लड़के होंगे जिनके मतलब कि अमीर भी होंगे और फिर भी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, ये मतलब कि मायने नहीं है कि आप गरीब हैं तो आप मिडिल फैमिली से हैं। देखिए आजकल के दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जो गरीब है। देखिए अपने आप को गरीब कहने वाला सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अगर आप अपने आप को गरीब कहते हो तो सबसे बड़ा मूर्ख है। भले ही आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन आपका जो शरीर है वो पूरी दुनिया को, कायनात घुमा सकता है। इसलिए अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप कभी भी अपने आप को गरीब मतलब कि साबित मत करिएगा। आप वहाँ पर ये साबित करिएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से तो मेहनत करिएगा ना, तो ये मतलब कि मौनत नहीं आएगा कि मैं गरीब हूँ, आप कभी ज़िंदगी में नहीं कहिएगा। ठीक है, हम तो सभी बच्चे को यही बोलते हैं। बहुत ऐसे लड़के फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि सबसे बड़ा तू मूर्ख है। तू अपने आप को गरीब क्यों कह रहा है? यार तेरा भी 2 पैर है, 2 हाथ है, सब कुछ, जो जितना अमीर का पैर हाथ है उतना तेरा भी है। तो वो गरीब है, तो वो अमीर है, और तू गरीब है। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस मेहनत का फ़र्क। वो मेहनत करके अमीर बना और तू लालची होकर गरीबी जी रहा है। ठीक है, तो मेहनत करने से सब गरीबी दूर हो जाएगी। मेहनत करना, पहले पढ़ाई पूरा करो, देखो सब गरीबी दूर हो जाएगी। पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। पैसा छीन सकता है, इज्जत छीन सकता है, लेकिन आपकी एजुकेशन कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? पितरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत का नाम सुने हो ना? 40 का आंसर होगा यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। बहुत स्टूडेंट लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो लीवर भी होगा। ठीक है, इसका नाम लीवर भी हो जाएगा। पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो लीवर यानी कि यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो 41 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बच्चा लोग याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह नहीं होगा, एनीमिया होगा, एनीमिया। ठीक है, आंसर देखिए सी नंबर में आपको दिया होगा, एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही होती है, आप लोगों को याद करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो बच्चा लोग 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक बीमारी की नाम भी होती है। ठीक है, मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग क्या होता है? अपेंडिक्स होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो बच्चा 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटीन का पाचन। क्या होगा जी? प्रोटीन का पाचन। सभी विद्यार्थी याद रखना, सी नंबर का प्रोटीन का पाचन। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग
कौन सा भाग पाचन होता है? तो 45 यानी कि 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। आंसर क्या होगा? 45 के आंसर होगा बी नंबर। जबकि 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी का आप लोग नाम सुने हो ना, क्या होगा? आरबीसी बच्चा लोग। ठीक है, आंसर क्या होगा? आरबीसी होगा। सब लोग याद रखना, आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है। अगला क्वेश्चन यानी कि 47 नंबर 47 नंबर प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो 47 यानी कि 47 का करेक्ट आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर डी होगा, इंसुलिन। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नियंत्रित करता है। और अंतिम क्वेश्चन आपका 48, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। बच्चा लोग आंसर होगा सी नंबर 48 का, तंत्रिका कोशिका। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको 48 में सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करना है, 48 में 40 सही करना है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह वीडियो आप लोग दिल से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपने दुनिया में सबसे रियल हीरो अपने डैड को मानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखना, क्योंकि हर बच्चा अपने डैड से प्यार करता है। तो जो भी बच्चा अपने डैड से एकदम बहुत ही मतलब कि प्यार करता है, अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देख लेना, सबका रिप्लाई मिलेगा। मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, सबके कमेंट को मैं लाइक कर देता हूँ। ठीक है, और सबके मैं कमेंट को लाइक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको नज़रअंदाज कर देता हूँ। आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो तो आपको मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा, कभी नहीं। और वादा किया हूँ कि आपके एग्ज़ाम तक मैं साथ दूंगा, तो एग्ज़ाम तक साथ दूंगा, ऐसे आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तो हो सकता है कि मैं आपको लाइव आऊँगा तो कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।